जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 4 पोल्ट्री कीपिंग। ओके, पोल्ट्री कीपिंग के अंतर्गत इसमें मुर्गों के अतिरिक्त बतख है, डक है, टर्की है, गीज है, इन सबको भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है कि प्राचीन समय में क्या होता था कि लोग बाग अपने मनोरंजन के लिए ओनली फॉर एंटरटेनमेंट क्या करते थे कि कॉक की फाइट कराते थे। ठीक है, मुर्गों की लड़ाई में अपना समय जो है व्यतीत करते थे। और जो मुर्गे हैं उनको केवल एक खाने के रूप में ही कि उनका जो है कि उनको केवल उनके अंडों का या उनके मीट को खाने के रूप में ही उसको क्या है जाना जाता था। लेकिन आजकल वर्तमान में पोल्ट्री कीपिंग जो है एक क्या बन गया, बिजनेस बन गया है। ठीक है, और इसमें जैसे चीन है, कनाडा है, अमेरिका है, इनमें तो क्या है पोल्ट्री कीपिंग जो है एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसको माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हैबिटेट ऑफ फाउल की फाउल जो है किस प्रकार के आवास में पाया जाता है कि रेतीले, कंकरीले, चूने युक्त स्थानों पर जो है अपना स्थान बनाते हैं। ये नमी युक्त जमीन जो होती है उसमें ये नहीं रहते हैं क्योंकि वो इनके लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, अब गर्मी के मौसम में जो फाउल होते हैं उसमें ऐसे स्थान जो है उनके लिए बनाए जाते हैं जहाँ पर कि गर्मी और गर्म हवा से इनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, इनको जो रेजिडेंशियल एरिया में जैसे जहाँ पर इनके लिए ट्री और झाड़ीदार पेड़ जो होते हैं वहाँ पर इनका आवास जो है बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि इसके जो कई विकसित देश होते हैं उनमें तो क्या कहता है कि पोल्ट्री कीपिंग के लिए बंद आवास क्षेत्र मतलब इंडोर बैटरी हाउस जो होते हैं ना वो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये एयर कंडीशनर जो मेटल होता है उससे बनी शेल्फ होती हैं, इसके अंदर एयर कंडीशनर होती हैं। ये इसमें जो ये मुर्गियाँ होती हैं उनको क्या किया जाता है, इसके अंदर संतुलित बैलेंस डाइट जो है उनको इसके अंदर दी जाती है। एनवायरमेंटल इफेक्ट से भी इनको फ्री रखा जाता है और इनको एंटीबायोटिक और हार्मोन युक्त न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो होते हैं इनको दिए जाते हैं ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो तेज़ी से हो सके और अधिक मात्रा में एग्स जो है प्राप्त हो सके, अच्छी किस्म के एग जो है प्राप्त हो सके। अब देखिए पोल्ट्री फीडिंग की मुर्गी को पालने के लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है इनका न्यूट्रिशन। ठीक है, कि इनको इस प्रकार का न्यूट्रिशन जो है हाई क्वालिटी का देना चाहिए ताकि इनका जो है वेट जो है अच्छी तरह से ग्रो कर सके, उसमें अच्छी ग्रोथ हो और इनके एग जो हो ना वो अच्छी क्वालिटी के एग इनसे उत्पन्न हो। ठीक है, अब इनमें अलग अलग एज ग्रुप के जो फाउल होते हैं ना उनको अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनको क्या है अलग अलग ग्रुप में इनको मेंबर्स में जैसे चिक है, ठीक है, फिर ग्रोइंग है मेंबर्स हैं या एगलिंग करने वाली जो फीमेल्स हैं उनको क्या है ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद इनको क्या करते हैं जैसे 8 हफ्ते का जो है, ठीक है, जो चिक होता है ना उसको प्राइमरी स्टेज में रखा जाता है। फिर 8 से 20 वीक वाले जो चूजे होते हैं उनको ग्रोइंग वाले ग्रुप में रखा जाता है। फिर 20 वीक से ऊपर वाले जो होते हैं फीमेल मेंबर जो होती हैं उनको एग लेइंग मेंबर्स के रूप में उनको पहचाना जाता है। और इनकी जो बैलेंस डाइट होती है ना उसमें इनको कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, एंजाइम, मिनरल्स, ये सब इनको खाने के लिए दिए जाते हैं। देखिए अब इनको कौन कौन से खाद्य पदार्थ जो है इनको उपलब्ध कराए जाते हैं। सबसे पहले देखिए इनको मेज़ कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, वीट जो होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है अनयूज़फुल होता है। ये मूंगफली है, ग्राउंडनट है, ऑयल केक है, ये भी इनको अधिक मात्रा में इनको दिए जाते हैं। अल्फेटॉक्सिन है, नमक विषैले पदार्थ को सेपरेट करना इसके लिए आवश्यक होता है। फिर है पर्ल मिलेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं, रिच होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे राइस है, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट और विटामिन जो होते हैं अधिक मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मिनरल मीन होता है जिससे कि इनकी बोन्स जो होती है मजबूत होती है और इनकी शेल जो होती है ना उसको पीस कर मुर्गों के भोजन में इसको मिलाया जाता है। मीट है कि मीट जो होते हैं अब अनुपयोगी पदार्थ प्राणियों के उत्तक व उच्च रक्त प्रोटीन के स्रोत होते हैं। अब देखिए ब्रीड्स ऑफ फाउल की एशिया महाद्वीप में जो कौन कौन सी ब्रीड जो है इनकी स्पीशीज़ जो होती हैं वो पाई जाती हैं और किस प्रकार से ये उपयोगी होती हैं। तो इसको भी कि 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो एग टाइप के आधार पर, दूसरी मीट टाइप के आधार पर और थर्ड होती है एंटरटेनमेंट एंड ऑर्नामेंटल
टाइप के आधार पर, एंड फोर्थ इज द बोथ एग एंड मीट टाइप। समझ में आ गया? फर्स्ट में क्या आ गया? एग टाइप, सेकंड इज द मीट टाइप, थर्ड इज द एंटरटेनमेंट एंड ऑर्नामेंटल टाइप, एंड फोर्थ इज द बोथ एग एंड मीट टाइप। ओके, अब फर्स्ट इज द, देखिए एशिया में एशियाटिक क्लास जो है वो किस में, इनमें क्या होता है कि इन जो स्पीशीज़ का डेवलपमेंट होता है वो एशिया महाद्वीप से हुआ है। इनकी बॉडी का जो शेप होती है लार्ज होती है, इनकी बोन्स कैसी होती है? स्ट्रांग होती है, लेकिन इनके जो एग्स होते हैं ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इनका जो तीन जो क्लासेस हैं इनमें ब्रह्मा या ग्रे चिट गॉस, इनका जो ओरिजिन होता है वो इंडिया की ब्रह्मपुत्र वैली से हुआ होता है, जबकि कोचीन या शंघाई फाउल जिनको कहा जाता है ये चीन के शंघाई से इनका ओरिजिन हुआ है, और लैक्शन जो है इनका चीन के लैक्शन रीजन जो है ओरिजिन हुआ है। अब देखिए ये तो है कौन सी? एशियाटिक क्लास। सेकंड इज द इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास का जो ओरिजिन है इनका इंग्लैंड से हुआ है। इनकी बॉडी कैसी होती है? लॉन्ग होती है। इनके जो शोल्डर होते हैं ना वो कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं, और विंग्स वाइट कलर के होते हैं, और इनके जो मीट होता है ना वो भी अच्छी किस्म का होता है। ठीक है, और इनको भी एग लेइंग के आधार पर इनको भी अच्छी क्वालिटी के जो है नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, थर्ड होती है मेडिटेरेनियन क्लास जो होती है। अब देखिए मेडिटेरेनियन क्लास में क्या होता है कि इनका जो ओरिजिन होता है ना वो कहाँ से हुआ है? मेडिटेरेनियन जो ओशियन है ना उसके किनारे इटली से इनका ओरिजिन जो है माना जाता है, और इनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, और ये अच्छी क्वालिटी के एग लेइंग करने वाली स्पीशीज़ जो है इनको माना जाता है। देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो हैं फाउल उनको स्पीशीज़ जो है इनका दिखा रखा है। अब देखिए कि इसमें जो ये मेडिटेरियन है इसमें कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं। इसमें एक तो होती है मिनोरका जो होती है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? स्पेन से हुआ है। दूसरी लेगहॉर्न का ओरिजिन हुआ है इटली से। ठीक है, तीसरी होती है अमेरिकन क्लास। अमेरिकन इसमें दोनों एग देने वाली और मीट दोनों के लिए ये क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है, इसमें अमेरिकन क्लास की मेन किस जो है ना वैरायटी वो इसके अंदर आती है। फोर्थ होती है इसमें रोड आइलैंड रेड टाइप की होती है। इनका जो ओरिजिन होता है न्यू इंग्लैंड के रोड डीप से होता है। ये सिंगल और रोज कॉम्प टाइप की होती हैं। थर्ड होती है इसमें प्लेमाउथ रॉक जो होती है ये अमेरिका की सबसे पुरानी नस्ल होती है, और ये भी अच्छे प्रकार के एग देने वाली होती हैं। उसके बाद देखिए न्यू हैम्पशायर टाइप में भी इनका ओरिजिन जो होता है न्यू हैम्पशायर से हुआ है। इनके एग बड़े होते हैं और योकी होते हैं, मतलब योग उनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इज द वेंडॉट जो होते हैं हल्के पीले पंखों वाली होती हैं, और ये बोथ एग एंड मीट दोनों की अच्छी क्वालिटी जो होती है ये देती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज द इंडिजीनियस ब्रीड जो होती है वो इंडिया में जो फाउल होते हैं ना उनमें प्योर जो होती है ना किस्म जिसे बोलते हैं ना अपन प्योर वैरायटी जो होती है ना वो होती है ये, और इनको देसी फाउल के नाम से इनको जाना जाता है। अब इनकी देसी जो फाउल होती है ना इनकी 4 क्वालिटी या 4 वैरायटी जो होती है इंडिया में पाई जाती है। सबसे पहली तो होती है चिटगोंग या मलाय, ये एग अच्छे किस्म के एग देने वाली होती हैं ये। सेकंड होती है गागुस जो होती है ये होती है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक में ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इसमें नेक्स्ट इज़ द असील जो होती है वाइट या ब्लैक कलर की होती है। इसका नेचर थोड़ा सा कैसा होता है? झगड़ालू नेचर की होती है ये। ठीक है, इनकी ग्रोथ भी नॉर्मल से भी कैसी होती है? स्लो ग्रोथ की होती है ये, और ये भी कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में ये पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कि ब्रीडिंग इन फाउल्स कि फाउल का जो मेन ब्रीडिंग होता है वो मेन इसका प्रोसेस होता है कि लेगॉन और राउट जो आइलैंड किस्म को इंडिजीनियस किस्म के साथ क्या किया जाता है? हाइब्रिड कराया जाता है। समझ में आ गया किस किस को कराया जाता है? लेगॉन और राउट आइलैंड किस्म को इंडिजीनियस किस्म के साथ इनको हाइब्रिड कराया जाता है, और हाई क्वालिटी वाली स्पीशीज़ या जो होती है ना वो इनसे प्राप्त की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें देखिए कि जो इंटरनेशनल मार्केट होता है ना उसमें कई जो है फाउल के ब्रीडिंग के जो रीज़न है ना वो सेंटर ब्रीडिंग सीजन जो होते हैं वो इसके अंदर बनाए रखे हैं। कैसे? जैसे कि अमेरिका में हाई लाइव है और एकर्स है। ठीक है,
और इनके रिप्रोडक्शन के लिए बड़े साइज़ के मेंबर्स जो होते हैं ना उनका चुनाव किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। मतलब ब्रीडिंग के लिए जो है ना अच्छी किस्म के अच्छे एनिमल जो हैं उनको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि किसी को किसी प्रकार की कोई डिजीज़ है या साइज़ में वो छोटा है तो उसको सेलेक्ट किया, ऐसे एनिमल को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब 2 साल की मतलब उनकी जो एज होती है ना वो भी इसके अंदर डिसाइड की जाती है कि मतलब 2 इयर्स की जो मुर्गी होती है ना उसको 1 साल के फाउल के साथ उसको हाइब्रिड करवाना चाहिए। ठीक है, और दोनों मेल और फीमेल जो होता है ना वो सेम स्पीशीज़ के नहीं होने चाहिए, डिफरेंट स्पीशीज़ के जो एनिमल्स होते हैं ना उनको इनमें हाइब्रिड कराया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे क्रॉस ब्रीडिंग के नाम से इसको जाना जाता है। कि जब 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें जब अपन ये ब्रीडिंग के टाइम पर ऐसी किस्म की जो मुर्गी है उसका चयन सेलेक्ट किया जाना है जिसमें कि अच्छी क्वालिटी के ज़्यादा एग लेइंग करने की कैपेसिटी जिसके अंदर पाई जाती हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका अगर एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड्स के आधार पर मुर्गों में क्या होता है कि इनमें ब्रीडिंग जो होती है वो उनको डिसाइड करनी चाहिए। मतलब इसके पहले उनका क्या देखना चाहिए, एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड देखना चाहिए, उसके आधार पर अधिक एग लेइंग करने वाली है ना, हेल्दी अच्छी किस्म के जो हैं इनको चुनाव करना चाहिए। और मतलब करीब 250 से 280 एग पर ईयर देने वाली जो मुर्गियाँ होती हैं ना वो ब्रीडिंग के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। ठीक है, ब्रीडिंग के लिए ऐसी मुर्गियों का चुनाव करना चाहिए जिनकी जो बीक होती है स्मॉल होती है और हेड के रेशो में वो सही, मतलब बिल्कुल हेड के रेशो में सही बैठती है, ऐसी मुर्गियों का चुनाव जो है करना चाहिए। उनमें जो ऊपर कॉम्ब होता है ना, कॉम्ब भी कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, उसका कलर ब्राइट रेड कलर का होना चाहिए और वो अधिक एगलिंग मतलब अधिक एंगलिंग करने वाली जो होती है ना उनका लक्षण है ये क्या, कि उनकी जो कॉम्ब होता है ना वो कैसा होता है, हेल्दी होता है और उसका कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। उसके बाद देखिए कि माउल्टिंग जो है ऐसी रिएक्शन है जिसमें मुर्गी के पुराने पंख जो हैं वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और उसके स्थान पर नए विंग्स या उसके अंदर आते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, माउल्टिंग कहलाती है। तो अधिक एग लेइंग करने वाली जो मुर्गियों में क्या होता है कि माउल्टिंग जो होती है वो देरी से स्टार्ट होती है लेकिन जल्दी कंप्लीट वो हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो और जो कम एग लेइंग करने वाली जो मुर्गियाँ होती है ना उनमें माउल्टिंग क्या होती है, स्टार्ट तो देर से होती है वो लेकिन लंबे समय तक वो कंटिन्यूस रहती है। अब इसमें एग लेइंग करने के लिए इसमें क्या होता है, पिगमेंटेशन जो होता है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बर्ड्स जो होते हैं ना वो अपने फूड में क्या होता है, फूड से ज़ैंथोफिल नामक जो पिगमेंट होता है ना उसको ग्रहण करते रहते हैं और ये इनकी स्किन पर क्या होता है, येलो कलर के रूप में जो है इस पे कलेक्ट होता रहता है। तो पिगमेंटेशन जितना गहरा होता है ना उतनी ही उन्नत किस्म के मुर्गे वो होते हैं। समझ में आ गया कि पिगमेंटेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी क्वालिटी कैसी होगी, वैरायटी अच्छी होगी। ठीक है, अब इसमें जो ये मुर्गियाँ होती हैं वो जितनी जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्राप्त करती हैं उतनी ही अधिक मात्रा में ये एग लेइंग करती हैं। ठीक है, और इनका जन्म मतलब ये जिनका जन्म है ना जनवरी से मार्च के बीच होता है ना वो तेज़ी से मैच्योर होते हैं, वो एग्स जो होते हैं वो तेज़ी से मैच्योर होते हैं। अब देखिए एग साइकिल में मुर्गी में ऐसी जो साइकिल होती है, रिएक्शन होती है जिसके आधार पर रिप्रोडक्शन के लिए मुर्गी का चुनाव जो है किया जाता है। ठीक है, ये एग साइकिल रेगुलर होने की स्थिति में मुर्गियां जो होती है प्रतिदिन एक अंडा देती है। समझ में आ गया कि अगर उनमें एग साइकिल रेगुलर है तो क्या देगी, पर डे, पर एग, पर डे के हिसाब से एग लेइंग होती है। अगर उनमें 3-4 दिनों के उस पर एग लेइंग होती है तो इसके साथ साथ ब्रीडिंग के लिए मुर्गियों का चुनाव जो है किस प्रकार से किया जाता है कि इनमें अंडों को सेने इंक्यूबेशन में कम समय व्यतीत करती है। बर्ड्स जो होती हैं ना, बर्ड्स एबीज की क्या विशेषता होती है कि वो अपने
जो इंक्यूबेट करते हैं एग को, मतलब उनको जो है जितनी मात्रा में हीट चाहिए होती है ना उनको डेवलप होने के लिए, वो हीट उनको देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मुर्गियों का चयन किया जाता है वो कैसी मुर्गियों का करना चाहिए, जो कि इंक्यूबेशन में टाइम कम लगाती हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कि इसमें जो मुर्गी पालन में जो है मुर्गे की जो नस्ल है उसको सुधारने के लिए कई प्रकार के मैटिंग सिस्टम जो है उनका इसमें प्रयोग किया जाता है, और कुछ जो रिप्रोडक्शन के लिए बेस्ट तरीके जो हैं वो भी इसके लिए अपनाए जाते हैं। अब कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, देखिए सबसे पहले तो होती है इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन जिसको कहा जाता है, कि एक दूसरे से ज़्यादा समानता रखने वाली वैरायटी के साथ अंतः प्रजनन कराना चाहिए। मतलब दो एक समान जिनमें एक दूसरे से अधिक गुण मिलते हों उनमें इनब्रीडिंग करानी चाहिए। ठीक है, और ये होमोजाइगस जीनों की संख्या में वृद्धि लाता है। इस प्रकार की अगर ब्रीडिंग करवाते हैं तो क्या होता है, होमोजाइगस जो जीन होते हैं उनके नंबर में वृद्धि होती है, नंबर उनका इंक्रीज होता है। देखो डायग्राम में आपको देखो ए और बी क्या है, पेरेंट हैं। ठीक है, अब इनसे X1 जनरेशन जैसे प्राप्त हुई अपन को XY। ठीक है, और X2 जनरेशन क्या प्राप्त हुई, Z1 Z2। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें ये देखिए क्रॉस ब्रीडिंग की, क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है ना इसमें डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी होती है ना उनके मध्य में क्या होता है, ब्रीडिंग करानी जाती है। ठीक है, ताकि अच्छी जो किस्म है या जो कैरेक्टर्स हैं उसके जो है संतति इनको प्राप्त हो सके। समझ में आ गया। इसमें इसको हाइब्रिड वैरायटीज़ जो होती हैं वो इससे प्राप्त की जाती है, कि दो अलग अलग उच्च गुणों वाले जो हैं मुर्गियां उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन जो है कराया जाता है, और इसको क्या है हाइब्रिड विगर जो है वो इसी के परिणाम से प्राप्त होता है। इसमें जो इनके यंग वंस होते हैं उनमें दोनों जो पेरेंट होते हैं ना, दोनों पेरेंट के लक्षण जो होते हैं उसमें होने के कारण जो हाइब्रिड विगर होता है वो अधिक क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मुर्गों में अगर प्रजनन करवाने की अनेक विधि जो है प्रयोग में की जाती है। जैसे कुछ जो मेल हैं उनको तो क्या कर दिया जाता है कि उनका जो हाउस होता है ना, जो बाड़ा जिसे बोलते हैं जहाँ पर इनको रखा जाता है वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है, और रैंडम टाइप से जो है इनमें रिप्रोडक्शन हो जाता है। या फिर एक अदर प्रोसेस जो है काम में लिया जाता है कि मेल का जो मैटिंग होती है फीमेल से निश्चित की जाती है कि इस मेल की मैटिंग जो है इस फीमेल से करानी है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे पैन मैटिंग के नाम से इसको जाना जाता है, कि जब पहले से डिसाइड किया हुआ होता है ना कि इस मेल की मीटिंग इन इन फीमेल से करानी है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे एक आर्टिफिशियल टाइप है कि आर्टिफिशियल में क्या होता है कि इसमें यह ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि अच्छित गुणों वाले, मतलब इच्छित गुणों वाले जो स्पर्म होता है ना उसको क्या कर लिया जाता है, आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी में उनको एंटर करवाया जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए पोल्ट्री रियरिंग टेक्निक्स की कौन कौन सी टेक्निक्स जो होती हैं इसके लिए यूज़ की जाती है, कि इनमें जैसे पोल्ट्री जो बर्ड्स होते हैं, जो ये फाउल्स होते हैं, इनको रखना, इनके मैनेजमेंट को संभालना, ये सब क्या कहलाता है, इसको रियरिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले तो वही इसमें क्या कहता है कि सिलेक्शन ऑफ एग, कि उच्च क्वालिटी के अंडों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। ठीक है, कि ना तो वो बहुत अधिक बड़ा हो ना वो बहुत अधिक छोटा हो, नॉर्मल साइज का हो और फ्रेशली लेड हो, ताज़ा दिया हुआ हो। सेकंड नंबर पे है इंक्यूबेशन एंड हैचिंग, कि 21 दिन के उपरांत जो ये होती है ना मुर्गी जो होती है कि उससे एग से क्या होते हैं कि चूजे जो होते हैं, चिक जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस दौरान उनको एग को जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, तो इन सब की उनको आवश्यकता होती है। तो क्या होता है इंक्यूबेशन के द्वारा फीमेल जो होती है ना वो नेचुरली क्या करती है, अपने अंडों को क्या करती है, ऊष्मा प्रदान करती है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इसको नेचुरल इंक्यूबेशन के नाम से इसको जाना जाता है। एक होता है आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, कि इसमें एक चैम्बर जो होता है ना, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेम्परेचर जो होता है ना फिक्स कर दिया जाता है,
जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर होता है, और उसमें एग्स को उसके अंदर रख दिया जाता है, और उसमें उनके साथ मतलब पूरा वाटर का, एयर का, ह्यूमिडिटी का, सब कुछ इसमें ना उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। तो ये उसमें क्या होता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, इंक्यूबेशन के बाद, उसमें से क्या होते हैं कि उनके एग से जो चिक होता है, चिक का डेवलपमेंट होता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज द रियरिंग ऑफ चिकन, कि एग की जब हैचिंग होती है, मतलब जब वो उनकी शेल टूटती है, तो उनमें से क्या होते हैं, चिक बाहर निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हैचिंग के 36 आवर्स के बाद जो है, जो चिक को फीमेल के साथ साथ क्या होता है, पुराने जो नेस्ट होते हैं इनसे उनको हटाकर नए सूखे गर्म स्थान पे उनको स्थापित कर देना चाहिए। फिर फीमेल को खाने के लिए अच्छी किस्म की न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो होते हैं उसको देने चाहिए, और जो इनके चिक होते हैं उनको हर 2 घंटे के बाद से उनको फूड देना चाहिए, है ना। फिर जब इनको 45 डेज हो जाते हैं, तो 45 डेज के बाद दिन में कम से कम 6 बार उनको फूड देना चाहिए। ठीक है, और 45 दिन के बाद जो है, इनको थोड़ा सा अधपका मांस, कच्चा प्याज या वीट होती है ना, उसके व्यंजन बनाकर उनको देने चाहिए। और जब वो 3 मंथ के हो जाते हैं, तो 3 मंथ के होने के बाद उनको ऑयल केक जो होता है प्रतिदिन दिया जा सकता है। ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा भोजन को ग्रहण करने से भी उनको मुर्गों को रोकना चाहिए। पीने के लिए इनको फ्रेश वाटर उपलब्ध होना चाहिए इनमें, उसमें कुछ बूंदे पोटेशियम परमैंगनेट की डाल देने से क्या होता है कि उनके अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है ना, वो उससे वो फ्री हो जाते हैं। सफाई का पूरा इनके ध्यान रखना चाहिए। इनके जो नेस्ट होते हैं या इनके पिंजरे, केज वगैरह जो होते हैं ना, उनकी पूर्ण रूप से सफाई होनी चाहिए। और 6 मंथ के हो जाने पर इनमें 3 बार अनाज के दाने, हरी सब्जियां व इनको लिक्विड फूड जो है वो इनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुर्गी के द्वारा एक समय में इनका जो ग्रुप होता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको क्लच के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो मुर्गी के जो अंडे हैं उनको घोंसलों से हटा देने पर इनमें अंडे देने की प्रवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। समझ में आ गया कि एग के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लच कहते हैं। अब जो एग हैं उनको अगर इनकी नेस्ट से हटा दिया जाए, तो उनमें एग लेइंग की जो प्रोसेस होता है उसमें वृद्धि होती है, और एग लेइंग के बाद इनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होने लगता है। समझ में आ गया। अब देखिए कंपोनेंट है कि इनके एग में कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं पाए जाते हैं। एग में प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ये इसके अंदर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। एल्बुमिन, प्रोटीन जो होता है वो इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें एल्बुमिन, कैना एल्बुमिन जो होते हैं एग में पाए जाने वाले प्रोटीन के मेन टाइप होते हैं। इसके अलावा इसमें एमिनो एसिड के रूप में इसमें थियोनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिलाइन एलिनिन, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ये आपके बेटा इंग्लिश मीडियम की PDF जो है ये इसमें आपको आगे दे रखी है। ओके।